हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग का डीएलएड का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग अभी विज्ञान वाला पोर्शन कर रहे हैं। तो ये है क्लास 2 और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक क्या है? फास्फोरस है, कैल्शियम है, कैल्शियम और फास्फोरस है, और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो दांत होता है उसकी मजबूती के लिए ज़रूरी है वो है दोनों, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये जो दांत होता है ऊपर एक जो है पतली सी लेयर होती है, इनेमल, क्या बोलते हैं उसको? इनेमल बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जैसा जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, चलिए ये इनेमल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि टीथ है, उसके ऊपर जो है इनेमल का एक छोटा सा लेयर होता है, पतला सा। देखिए, हमारे दांतों पर एक पतली परत होती है। ठीक है, हमारे दांतों पर क्या होती है? पतली परत होती है। किसकी होती है? जिसे टूथ इनेमल कहते हैं। यह मानव शरीर का सबसे हार्ड ऊतक माना जाता है। क्या है? सबसे हार्ड जो है ऊतक है मानव शरीर का। ठीक है, और यह दांतों को दैनिक उपयोग जैसे चबाने में, काटने में, क्रंच करने में और पीसने में से बचाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि जो नीचे के दांत हैं, हम जब चबाते हैं, काटते हैं, क्रंच करते हैं, तो उसमें दांत को हमारे हानि न पहुँचे, इसमें जो है क्या करता है? इनेमल जो है हमारा सहायता करता है। टूथ इनेमल ही वह होता है जो आपके दांतों को ज़्यादा ठंडी और गर्म चीज़ों के नुकसान से बचाता है। यानी कि ठंडी और गर्म चीज़ों के नुकसान से भी इनेमल बचाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर शरीर का कोई हार्डेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे हार्ड पार्ट है, कठोर पार्ट है, तो वो हमारा इनेमल ही है, जिसको टूथ इनेमल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। जो पैकेट का दूध है संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा। जो पैकेट का दूध होता है, आप लोगों ने देखा होगा अमूल वगैरह का ऐसा दूध आता है। ठीक है, हाँ, ज्ञान का बहुत सारे कंपनियां हैं, सुधा। तो यह है सी, यानी कि पाश्चीकरण द्वारा जो होता है दूध के पैकेट को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। अब देखिए, पाश्चीकरण क्या होता है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं एग्जाम की पॉइंट में। जो भी मैं यहाँ पे एग्जाम की पॉइंट में बता रहा हूँ, वो जो है आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप आता है और थोड़ा सा जो लॉन्ग आंसर टाइप आता है, यानी कि 1 नंबर प्रश्न लिखने वाला, 2 नंबर प्रश्न जो है लिखने वाला, उसमें भी ये लाभकारी हैं। ये ध्यान, इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि आप लोग एग्जाम की पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, दूध को उच्चतम ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं और यह क्रिया पाश्चीकरण कहलाती है। यानी कि दूध को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उसमें क्या होता है, जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाती है। तो मरने से क्या होगा? दूध जो है जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि खराब तो उसी की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, जब वो मर गया तो कहाँ से खराब होगा? इसलिए पाश्चीकरण किया भी जाता है। इस विधि का उपयोग दूध को लंबे समय तक दूषित होने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, इस विधि का प्रयोग किस लिए करते हैं? दूध को लंबे समय तक दूषित होने से बचाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है? मानवकृत आपदा नहीं है, मतलब कि ये मानवों द्वारा होने वाला आपदा नहीं है। देखिए, 2016 में पूछा गया है, अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या भूकंप। देखिए, जो अग्निकांड है, बम विस्फोट और रेल दुर्घटना है, वो किसके द्वारा होता है? ये मानवकृत है। क्या है? ये मानवकृत है। लेकिन जो भूकंप है वो क्या है? प्राकृतिक है। तो ये प्रश्न क्या है कि मानव द्वारा कृत ना हो, यानी कि प्राकृतिक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा भूकंप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, भूकंप के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है आता है, अर्थक्वेक पे लिखने के लिए आता है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है, हाइपो सेंटर कहलाता है। ठीक है, देखिए, और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है, अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, ये मान लीजिए कि अर्थ है और यहाँ से जो है सेंटर, यहाँ से जो है जनरेट हो रहा था ये, और यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऊपर आ रहा है। तो जो सबसे जहाँ से क्या हो रहा है, भूकंप का जहाँ सतह के नीचे जो भूकंप का केंद्र स्थित बन रहा है, हाइपो सेंटर,
वो कहाँ हो गया, वही आपका ये हो गया। और जो डायरेक्ट सीधे ऊपर है एपी सेंटर उसको कहते हैं, यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं, वो आपका ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप के प्रकार पे बात कर लेते हैं थोड़ा। भूकंप के प्रकार में आपका जो है फाल्ट जोन है, विवर्तनिक भूकंप है, ज्वालामुखी भूकंप है, मानव प्रेरित भूकंप है। मानव प्रेरित भूकंप कब होगा, खनन कर रहे हैं ज़मीन के नीचे, जो ज़मीन खिसक गई या प्लेट खिसक गई तो जो है ये भूकंप आ सकता है। बड़े पैमाने पर जब होता है तब ये हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। देखिए इसमें 20 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, और 20 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक प्रश्न से जो है कई प्रश्न निकलेंगे, और आपके जो है दोनों फॉर्मेट में, चाहे तीनों फॉर्मेट का ये MCQ हो, और जो 1 नंबर का प्रश्न आता है और 2 नंबर का प्रश्न लिखने वाले, उनमें भी फायदा होगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या है, दूध से दही बनना, गन्ना के रस से सिरका बनना, बल्ब का जलना, या कागज का जलना। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है, तो इसमें जो है सी उत्तर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो फिर से दोबारा उसको हम लोग रीस्टोर कर सकें। बल्ब जलेगा, बुझ जाएगा, फिर जल जाएगा, क्या करना है। लेकिन जब दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और गन्ना के रस से सिरका बन गया तो सिरका से आप गन्ना का रस नहीं बना सकते हैं। कागज़ जल गया तो जो है जली हुई राख से आप जो है कागज़ नहीं बना सकते हैं। लेकिन बल्ब जल गया तो फिर उसको जो है तुरंत जला सकते हैं, बुझ गया तो। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन में आता है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी रासायनिक परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक प्रकृति में जो है भौतिक परिवर्तन में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे बल्ब जल रहा था, बल्ब जल रहा था। ठीक है, जब बल्ब जल रहा था तो फिर बल्ब जल गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पानी है। ठीक है, ये पानी है, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया, यहाँ पे जो है उबालना चालू कर दिया, मान लीजिए आग जलाना चालू कर दिया, ये भाप बनेगा, फिर जो है क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ठंडी होकर फिर जो है ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, इसमें चेंज तो किया लेकिन फिर से वो अपने स्थान पे आ गया। यानी कि क्या है, पानी जो है भाप बन के फिर से पानी बन गया, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। ठीक है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है कहाँ निहित होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका चित्र है। ठीक है, आपका चित्र है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जो एटम होता है उसमें मैक्सिमम भाग जो है किसमें होता है, जो मैक्सिमम भार होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार को ही कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के भार को कंसीडर नहीं करते हैं। इसको क्या मानते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। जो एटम है यानी कि जो परमाणु है, ठीक है, उसका जो भार होता है वो कंसीडर होता है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जो कहाँ पे स्थित होता है, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, अपने इसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट है। ठीक है, ये बोला वाला क्या है, ये ऑर्बिट है, उसमें जो है घूमते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके परमाणु में उपस्थित किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उत्तर जाएगा बी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है उसी से डिसाइड होता है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। यानी कि एक होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 1, तो इसके जो है न्यूक्लियस में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक है, हीलियम का 2 होता है तो हीलियम की परमाणु संख्या जो है 2 होगी न्यूक्लियस में। इस तरफ जो है परमाणु क्रमांक डिसाइड होता है। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है तत्व के नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में, ठीक है, स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इसे जेड के प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करना है तो जेड, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन जेड बराबर 1। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा बताइए? सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है वो है यानी कि, ठीक है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या है? साइट्रिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके सिरका में। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है नींबू में। फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला प्रश्न है, देखिए पूछा भी गया है 2016 में आपके डीएलएड में। ठीक है, बस आपसे एक अपील, चैनल क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस हम आपके साथ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। ठीक है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राथमिक स्रोत है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राथमिक स्रोत क्या है? फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी या दूध? तो सूर्य की रोशनी जो है सबसे सस्ता प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि सूर्य की रोशनी जो है डायरेक्ट आपको विटामिन डी नहीं देता है, आपके शरीर के अंदर जो है एंजाइम्स को ट्रिगर करता है, जिससे जो है विटामिन डी का आपका संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस होना चालू हो जाता है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि ह्यूमन बॉडी ही विटामिन डी का उत्पादन करता है, यानी कि शरीर ही उत्पादन करती है। जब त्वचा सूर्य के पराबैंगनी किरणों से संपर्क में आता है तो विटामिन डी संश्लेषण के ट्रिगर करती है। इस दौरान विटामिन डी बनने की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। अभी आप लोग ऊपर देख चुके थे। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है? तो ये पूछा था कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। ठीक है, इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 26, 27, 28, 282। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 28। ठीक है, अब देखिए निष्क्रिय गैस क्या होती है? जो जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, जैसे नियान, आर्गन, जिनान। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान। हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, जिनान, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस में आती है। इसका पीछे कारण क्या है कि जो इसकी ये वाली बाहर वाली जो वैलेंसी है वो क्या है? संतुष्ट है, वो जो है संतृप्त है, वो जल्दी अपने आप जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? 2n²। फिल करने का सूत्र क्या है? 2n² है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहला ऑर्बिट है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो ये संतृप्त होगा, तो कितना होगा बताइए? संतुष्ट होगा 1 होगा, यानी कि 2 × 1² = 2। तो अगर इसके बाद इसमें जो है 2 है तो ठीक है, 2 है तो क्या होगा? ये संतृप्त होगा। तो देखिए हीलियम का क्या होता है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम की जो है परमाणु संख्या 2 होती है, तो इसका विन्यास 2 होता है, इसलिए हीलियम क्या होता है? आपका निष्क्रिय गैस होता है, यानी कि इसकी जो है बाहर का जो है संतृप्त है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 1 2 पे जगह पर जो 2 रख दिए, 2 की इसकी जगह n की जगह पर अगर 2 रख दिए तो 2 × 2 × स्क्वायर यानी कि 2 × 2 × 4 यानी कि 8। ठीक है, ठीक है, तो ये अगला ऑर्बिट होगा इसमें, यानी कि इसमें चला जाएगा ये। ठीक है, पहला 2 उसके बाद 8। ठीक, इस तरह से भरते हैं। इसमें 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है। ठीक है, इस तरह से बढ़ता रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का तरीका मैं बता दिया हूँ, 2n² होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या पिलपाव। तो अधपका मांस खाने से क्या होता है? एंथ्रेक्स होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं? देखिए, यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण जो है बेसिल एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है। ठीक है, इस रोग के खिलाफ कार्य करने वाला वैक्सीन है एवं प्रतिजैविक उपलब्ध है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर जो है एंथ्रेक्स फैलाने वाली जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हैं,
तो आपको भी एंथ्रेक्स हो सकता है। इसलिए जो अगर पका के सही से खाएंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगी, आपको नहीं होगा। अधपका खाएंगे तो चांस बनता है कि आपको जो है एंथ्रेक्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, देखिए जो पेड़ होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकलता है। और ऑक्सीजन कौन देता है? तो हम लोग देते हैं, यानी कि एनिमल लेते हैं। एनिमल में हम लोग भी आते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र है उसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है ये वाला। ठीक है, 6CO2 12H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और हरित लवण यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो जिसके कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जो पेड़ अपने लिए लेता है। वाटर निकलता है और जो है ऑक्सीजन, जो कौन लेता है? जो कि जानवर, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो देखिए समस्थानिक माने स्थान, सम माने बराबर। स्थान बराबर किससे होता है बताइए? वो होता है परमाणुओं की संख्या से। तो परमाणु संख्या समान है लेकिन क्या होगा? उसका द्रव्यमान अलग है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? उसमें अलग होगी। ठीक है, परमाणु तो बराबर हैं, प्रोटॉन तो बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या होगा? उसको समस्थानिक कहा जाएगा, यानी कि आइसोटोप कहेंगे अंग्रेजी में। चंद्रमा क्या है बताना है आपको। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है। देखिए चंद्रमा क्या है? ये एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। देखिए ये हमारा सन है और ये सोलर सिस्टम में घूम रहे क्या है? मतलब ऑर्बिट है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है, तीसरे ऑर्बिट में पृथ्वी है। तो इसके ये अर्थ है, इसके चारों कौन चक्कर लगाता है? वो लगाता है अपना चंद्रमा। तो अर्थ तो क्या है? ग्रह है। तो ग्रह का ग्रह क्या हो जाता है? उपग्रह हो जाता है। ग्रह का ग्रह क्या होता है? उपग्रह होता है। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसके? वो है अपने पृथ्वी के। ठीक है, और सूर्य क्या है? तो सूर्य एक है अपना तारा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है खुद का प्रकाश। जिसके पास खुद का प्रकाश है वो क्या है? तारा है। खुद का प्रकाश क्यों है? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से रिएक्शन होता है और उससे जो है प्रकाश निकलता है। प्राकृतिक उपग्रह है ऐसी खगोलीय वस्तु जो को कहा जाता है। प्राकृतिक उपग्रह किसको कहते हैं? जो किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तु की इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तु की इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। तो देखे ही होंगे, मतलब कि आप लोग पढ़े ही हैं कि अभी कि जो है पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? तो वो चंद्रमा करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको किस बेसिस में मानते हैं? जैसे आप किसी चीज़ को नापते हैं तो केजी से नापते हैं। मान लीजिए कि कोई वजन है केजी, एक जो है बटखरा जो होता है वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है कि इतना ही वजन जो है 1 केजी के बराबर होगा। तो इस तरह से जो है परमाणु द्रव्यमान को जो है किसको मानक माना गया है कि इसी के मानक से जो है परमाणु द्रव्यमान को माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात हो रही है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन 14। तो कार्बन 12 को जो है परमाणु द्रव्यमान का क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। घड़ी में चाबी देने से संग्रहण होता है। देखिए पहले घड़ी आती थी, आजकल तो स्मार्ट वॉच आ गया है। तो इसमें क्या किया जाता था? डेली सुबह में जो है इसमें चाबी दिया जाता था। ठीक है, यानी कि उसको एक बार रोटेट किया जाता था। गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, उत्तरण, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आता है गतिज ऊर्जा। पिछले क्लास में जो है गतिज ऊर्जा के बारे में बात हो चुकी है। सूत्र क्या था गतिज ऊर्जा का? यानी कि काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² सूत्र था। ठीक है, गतिज ऊर्जा का। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी
इसका सूत्र क्या था? इसका सूत्र था mgh। m क्या है? मास है। g, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और h क्या है? हाइट है। आगे बढ़ते हैं, 17 पे आते हैं। एलिसा परीक्षण जो है किसके लिए होता है? एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है अब बताना है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? 16 में पूछा गया है। कैंसर, क्षय में, एड्स में या टाइफाइड में? तो एलिसा जो है एड्स में क्या होता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। देखिए एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनेस, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस जो है का उपयोग शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थ के कारण उत्पत्ति रक्त में एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण HIV, HBP, HCV और HTLV जैसे रक्त जनित वायरस का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ों को जो है पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, और मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए, HIV के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल सहयोगी बंध या द्विक संयोजी बंध या त्रिक सहसंयोजी बंध? तो उत्तर हो जाएगा यानी कि त्रिक सहसंयोजी बंध। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन है, इसमें जो ट्रिपल बांड होता है, कहने का मतलब क्या होता है? इसमें ट्रिपल बांड होता है। एक जो होता है सिग्मा बांड, और दो जो है क्या होते हैं? पाई बांड होते हैं। ठीक है, एक सिग्मा बांड और दो जो है पाई बांड होते हैं। यही कह रहा है कि त्रिक सहयोजी बंध होता है किसमें? नाइट्रोजन के अणु में। नाइट्रोजन के अणु की बात हो रही है, ध्यान रखिए कि परमाणु की बात नहीं हो रही है। नाइट्रोजन अणु क्या होता है? N2 होता है। ठीक है, क्या होता है? N2 होता है। तो एक Na और एक Na, बीच का बांड कौन सा? ट्रिपल बांड। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? जो दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर है वो किस अंग में चला जाता है? फेफड़े में, हृदय में, त्वचा में और यकृत में। जो दाएं नीले होता है हार्ट का, ठीक है, ये हार्ट है। जो दायां नीले होता है, ठीक है, उससे कहाँ पे आता है? ये फेफड़े में चला जाता है अशुद्ध रक्त। क्यों? क्योंकि फेफड़े में आता है ऑक्सीजन, जब हम जैसे हवा लेते हैं, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? यहाँ का जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होता है उसमें, और ऑक्सीजन क्या आता है? इसमें चला जाता है। तो ये क्या होता है? शुद्ध हो जाता है और ऑक्सीजन चला जाता है फिर हमारे नाक के माध्यम से बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल में होती है DNA की रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है? तो पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है, और इसमें क्या होती है? रासायनिक एनर्जी होती है। रासायनिक एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट होती है? वो होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आपने गाड़ियों को देखा होगा, कोई भी गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, ट्रक हो, ठीक है, जो भी कुछ भी हो, उसमें क्या होता है? पेट्रोल जलता है या डीजल जलता है, तो उससे केमिकल एनर्जी निकलता है। केमिकल एनर्जी से इंजन चलता है, और इंजन से क्या चलती है? आपकी गाड़ी चलती है। तो वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन हो रहा है। किसका? पेट्रोल का। तो आज का सेशन हमारा यही क्या होता है? समाप्त होता है। आप लोग क्या करिए? चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।